अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी कंफ्यूजन के बारे में, दैट वर्क डन बाय द सिस्टम, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्चुअली केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, और फिजिक्स में ये पहले ही पढ़ चुके होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, तो बच्चे कहते हैं हमने तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव पढ़ा है, तो आप इसे नेगेटिव क्यों पढ़ा रहे हैं? तो ये वो है कंफ्यूजन। और ऐसा कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो कि एक ही चीज पॉजिटिव हो और एक ही चीज नेगेटिव हो, तो मतलब क्या सही है? तो ये कंफ्यूजन हम दूर कर लेते हैं। ये इतनी कोई बड़ी कंफ्यूजन नहीं है, बस थोड़ा सा जरा इसके लिए आपके पास एक कंसेप्ट होना चाहिए, उस कंसेप्ट की बिना पर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में पता चलता है कि ये जी नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्चुअली वैसे तो ये क्वेश्चन केमिस्ट्री टीचर्स का नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट्स वहां पर लिखी हैं बिल्कुल ऐसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। तो क्या होने वाला है? इसके लिए आप एक छोटा सा सिस्टम कंसीडर कर लें और उस सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, एक सादा सी बात है, आपके पास अगर एक सिस्टम हो जिसमें सिलेंडर हो और इस सिलेंडर के अंदर क्या हो, एक पिस्टन फिक्स हो और ये पिस्टन मूवेबल हो, हरकत कर सकता हो, जबकि इसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्या करना है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेने। अब आपने देखा कि गैसियस फेज है, यानी एक सिलेंडर में गैस भरी है और गैस को अगर हम हीट करते तो क्या होगा। इससे पहले आपको एक बात याद करनी है, वो ये कि इस सिस्टम की एक एनर्जी है और उस एनर्जी को आप ई से शो कर सकते हो। क्योंकि सिस्टम अभी चेंज में नहीं गया है, तो चेंज से पहले जो सिस्टम की एनर्जी है आप उसको E1 मान लीजिए। E1 पर सिस्टम में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है, कोई भी है। इंटरनल एनर्जी के बारे में पूरा हमारा एक वीडियो है, देख सकते हैं आप जाकर। तो बहरहाल हम बात यहाँ पर ही कह रहे हैं, इसमें कोई एनर्जी है। अब आपने क्या किया, आपने इसे गर्म करना शुरू किया। जब गर्म करेंगे तो भाई आग तो खुद अंदर नहीं चली जाती ना, आग की वजह से अंदर क्या होता है, कुछ बढ़ता है। रेड कलर में जो बढ़ रहा है, इस रेड कलर को, या अगर आपको वाज़ेह नजर नहीं आ रहा तो बड़े डॉट्स को आप समझ लीजिए, ये है वो हीट जो अंदर दाखिल की गई। इसको हम शो करते हैं क्यू से। केमिस्ट्री के हिसाब से समझा रहा हूं, आखिर में फिजिक्स के पैरेलल भी आपको बता देंगे कि ये टर्म कैसे बोली जा सकती है। तो पहले एक सिस्टम की एनर्जी थी E1, अब सिस्टम की एनर्जी क्या है, E2। अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि पहले सिस्टम की एनर्जी E1 थी, तो अब वो बढ़कर, क्योंकि आपने बढ़ाई है, E2 हो गई है। अगर मैं कहूं कि मुझे चेंज इन एनर्जी मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करेंगे? जाहिर सी बात है, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी माइनस कर दें तो जो चेंज आया है वो आपको पता लग जाएगा। तो ये है डेल ई, ठीक है जी, चेंज इन एनर्जी। अब अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि फिलहाल हमने इस पिस्टन को मूव नहीं किया, अभी ये अपनी जगह पर फिक्स था। लेकिन चूंकि एनर्जी जब चलती है सिस्टम के अंदर, अब आप समझ लीजिए, इसको बेशक बंद करते हैं या चलते रहने दें, यानी ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, या कह लें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट है जो सिस्टम को हमने दे दी है। अब सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम एक तो ये करेगा कि जो उसकी पहले एनर्जी थी, जैसे E1, उसको उसने इंक्रीज कर दिया। हाँ जी, पहले की निस्बत उसका दर्जा बढ़ गया है। आप टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं थर्मामीटर लगाकर, वाकई चेंज आया है। लेकिन अगर हम एक बात करें, हम कहें कि Q की कुछ मिकदार तो यहीं पर ही है जो सिस्टम के अंदर है, और कुछ मिकदार बाहर निकल गई है। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज गर्म की हो। अब गर्म की होगी तो वो क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता इरेडिएट करेगी, मतलब हरारत बाहर खारिज करेगी। तो हरारत बाहर खारिज हो सकती है, वो तो आसान सी बात है। आप चूल्हा देख लें, जब खाना पका के आपसे बंद कर देते हैं वो फिर भी गर्म होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरारत निकलती रहती है। कोई चीज पक रही हो, बंद कर दें स्टोव, तो क्या होगा, चूल्हा बंद करने के बावजूद भी हल्की हल्की पकती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर अभी एनर्जी जा रही है। अब मतलब ये बात बड़ी आसान सी है, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर के हरारत बाहर निकल सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने गर्म पानी के साथ एक ठंडे पानी का गिलास रख दिया है जिसकी दीवारें स्टील की हैं, लोहे की हैं अगर, तो क्या होगा, हरारत गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ आ जाएगी और ठंडा पानी भी कुछ वक्त के बाद उतना ही गर्म हो जाएगा, या उतना ही हरारत रखेगा जितना कि दूसरा सिस्टम। मतलब इक्वली गर्म नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा,
होमोजेनाइज हो जाएंगे, तो हरारत निकलती है, ये बात तो पक्की है। लेकिन हमारी बुक ये कहती है कि ये जो हरारत निकलती है ये दो तरह से निकल सकती है। एक तो वही जिस हालत में वो है, यानी क्यू, आप कह रहे हैं हीट, तो हीट की शक्ल में बाहर निकल सकती है। लेकिन दूसरी फॉर्म जो हमने यहाँ पर एक्चुअली एक्सप्लेन करनी है वो बड़ी कीमती है, वो ये कि ये हरारत निकल सकती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या आप कह लें सिंपल सी बात वर्क। अब ये वर्क क्या है? वैसे तो आप सब जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं एफ क्रॉस डी या एफ क्रॉस एस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये है कि अगर हम माने कि हरारत अंदर बढ़ रही है तो ये क्या करेगी? तो एक्चुअली में ये एक फोर्स लगाएगी, ये रही वो फोर्स। लेकिन ये फोर्स जो कि गैस लगा रही है, तो गैस की फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाती है। तो फोर्स को आप रखेंगे प्रेशर के तौर पर, और डिस्टेंस कैसे? देखो भाई, पहले आपके पास एक खास वॉल्यूम था, ये रहा, इसको आप V1 कह लें, यहां से लेकर यहां तक। मतलब थोड़ा सा जरा मैंने डिफरेंट कर दिया है, ये वाला हिस्सा हमने क्या लिया है, खाली हिस्सा जो कि वॉल्यूम है, ठीक है, इसको V1 मान के रहे। बुक्स इसको भी V1 मानती हैं, ये गैस का वॉल्यूम है, ये भी ठीक है। मैं थोड़ा जरा आपको एक नए तरीके से समझा रहा हूँ, मतलब कुछ एक नई समझ दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर होता क्या है। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या लग गई? फोर्स प्रेशर की शक्ल में। जो वॉल्यूम पहले था, यकीनन अब वो वॉल्यूम तब्दील होकर कम हो जाएगा। ये आपके पास पिस्टन यहाँ मूव कर गया, और जो अब नया वॉल्यूम है दैट इज V2। अब जाहिर सी बात है, जो ये खाली जगह थी या वॉल्यूम था, ये V1 ज्यादा है, और बाद में क्या हो गया है, वो कम हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम डेल V असल में वो रास्ता है जो कि पिस्टन ने हरकत करते हुए कवर किया है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है जी, जो चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आप मान लीजिए फाइनल में से अगर इनिशियल वॉल्यूम आप निकाल दें तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाता है। अब मैंने असल में क्या किया, यहाँ बड़ी कीमती बात समझनी है आपने। V2 क्या है? स्मॉलर है, और V1 की जो वैल्यू है वो लार्जर है, तो आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। तो डेल V इज नेगेटिव। अगर इसको उलट चलाएं, ये भी थोड़ा सा समझ लें आप। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि ये पहला वॉल्यूम था V1, पिस्टन ऊपर मूव कर गया तो ये आपके पास दूसरा वॉल्यूम आ गया V2। यहां पर भी यही फार्मूला लगेगा, V2 माइनस V1, लेकिन इस दफा जो चेंज इन वॉल्यूम है, क्योंकि V2 बड़ा है तो V2 के साथ क्या लगा? पॉजिटिव। तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसी का साइन आप यहाँ पे लिख लें तो आपका जवाब आ जाएगा डेल V। जैसे कि हमने यहाँ पर V1 बड़ा लिखा था तो आंसर माइनस में आ गया था। अब आपको मेरी बात कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगी कि चेंज इन वॉल्यूम पर हम ये फैसला करते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी डेल V नेगेटिव भी हो सकता है अगर आपके पास इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा हो और फाइनल वॉल्यूम कम, और डेल V पॉजिटिव हो सकता है जब आपके पास क्या हो, जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज्यादा और इनिशियल वॉल्यूम हो कम। तो इस तरह से आप कंसीडर करेंगे कि जब आपने नेगेटिव लाना हो तो आप ये चीज कंसीडर करेंगे, और जब आपने पॉजिटिव आंसर सोचना हो तो आप ये ऊपर वाला, या कह लीजिए इसके अंदर फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, उसको कंसीडर करेंगे। अब हम जो कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल वो इस हिस्से को कर रहे हैं। इसमें क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम लिख रहे हैं D, यानी बराबर होगा चेंज इन वॉल्यूम के, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। चूंकि डेल V की वैल्यू नेगेटिव है तो आप इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर कर आसान कर कर माइनस P डेल V भी लिख सकते हैं। तो P डेल V क्या है? ये है जी वर्क। तो आपने देखा कि इस वर्क को जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम आता है इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। मैं आपके लिए लिख देता हूं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू बड़ी खास है। मैंने आपको समझाई है कि ये नेगेटिव भी ली जा सकती है और ये इस सूरत में पॉजिटिव भी आ सकती है। अब आप क्या करें, इस वर्क को इस्तेमाल करें। कैसे? देखो गौर से, यहां पे मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं। पहले डेल E के बारे में आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो दुरुस्त है, यानी E2 माइनस E1। लेकिन इस वाली बहस से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। हम ये समझेंगे
कि समझे उसकी एनर्जी कोई भी थी, बाद में बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, सिस्टम की एनर्जी बाद में कितनी बढ़ गई, क्यू। ये बात बड़ी गौरतलब है, इसको बड़े ध्यान से समझेगा, यहीं से बात आपको समझ में आने लग जाएगी। क्यू यानी एनर्जी पहले जो भी थी बाद में बढ़कर हो गई क्यू। तो सिर्फ क्यू भी हो सकती है या रह सकती है, यानी चेंज एनर्जी इज इक्वल टू क्यू। कब? जब आप पिस्टन को हरकत करने ना दें, उसको पकड़ के रखें, यानी वॉल्यूम चेंज आने ही ना दें, तो ये बन जाएगा क्यू वी, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं लेना, क्योंकि हमारे पिस्टन ने तो हरकत की है। तो पिस्टन ने जो हरकत की है वो क्या है? अब एक बात समझ लें, मैं कहता हूं कि सिस्टम की जो खास एनर्जी थी, जैसे मैंने आपसे कहा था, एक वो जो बाहर निकल सकती है, ये भी हो सकता है, और सिस्टम से बाहर निकल सकती है वर्क कर कर भी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि Q प्लस Q लिखो, इससे क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा वो Q जो अंदर है और दूसरी हरारत की वो मिकदार जिसने वर्क किया है। तो चूंकि इस हरारत की मिकदार ने वर्क किया है, या ये Q निकल गई है, हरारत निकल गई है, किस शक्ल में? वर्क डन करते हुए। तो आप एक नया एक्सप्रेशन बना सकते हो, दैट इज डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है जी, मतलब वो हरारत की मिकदार जिसने काम कर लिया। तो हरारत, काम कितना हुआ? जितनी हरारत मिली, जितना ज्यादा मतलब अंदर हरारत की मिकदार होगी, जितना गैसेस एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगी, उतना ही वर्क डन भी होगा, उतना ही पिस्टन ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। अब यहां से कहानी मजीद आगे की तरफ चलती है। वो कैसे? मान लीजिए कि इस W की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है? तो क्या लिखना चाहिए? Q प्लस माइनस पी डेल पी, पूरी की पूरी ढाकी वैल्यू लिख दी। तो इसको अगर हम खोल के लिखें तो क्या बनेगा, या इसको करें हल कर लें, तो Q के बाद प्लस मल्टीप्लाई पे माइनस इज इक्वल टू माइनस पी डेल बी है। पी डेल बी चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये किसके बराबर है? वर्क डन के। यानी अगर हम यहाँ लिखें फोर्स P और D की जगह डेल V, तो P डेल V की जगह पर आप W लिख सकते हो, जैसे ऑलरेडी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि हमारी बुक्स में लिखा है, लेकिन मैं दोबारा से इसको रिटर्न कर रहा हूं ताकि समझना और आसान हो जाए। P डेल V मतलब W, यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब ये आपके पास आ गया जी डेल E। यहां आपकी एक स्टेटमेंट बन गई, ये स्टेटमेंट केमिस्ट्री ने दी है। ये स्टेटमेंट केमिस्ट्री ने दी है और ये कहती है कि वर्क डन, चूंकि काम जो किया गया वो सिस्टम की वजह से हुआ, सिस्टम ने किया, अपनी हरारत का इस्तेमाल कर कर पिस्टन को ऊपर किया। तो बात ये है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। नेगेटिव, तो यही बात केमिस्ट्री ने कही है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। अगर यही सिस्टम सारा कुछ ये रहने दिया जाए, वॉल्यूम चेंज भी ऐसे ही रहने दिया जाए और फिजिक्स की स्टेटमेंट पे चला जाए, तो फिजिक्स की स्टेटमेंट तब निकाली है जब उनकी लास्ट जो एक्सप्रेशन है या उनकी स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। मतलब ये स्टेटमेंट देने से पहले कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, ये कहने से पहले उन्होंने ये लिखा है, थोड़ा सा इसी को ही लिखा है कुछ यूं करके। अगर मैं आपसे कहूं कि Q यही रहने दें और W को वहां ले जाए, तो क्या आंसर आएगा? Q अपनी फिजिक्स की बुक्स में देखिएगा, आपको नजर आने वाला है ये, लेकिन इस तरह नहीं आएगा, थोड़ा सा मुख्तलिफ आएगा, मैं बता देता हूं कैसे। लेकिन इसको चेंज करो, Q ये रहने दो, W को वहां ले जाओ, तो क्या होगा? डेल E प्लस W। अब फिजिक्स में कैसे लिखा है? Q की जगह कैपिटल Q, क्योंकि उसने हरारत को इसी से शो किया है। डेल E की जगह पर डेल U और W की जगह पर W ही है। तो बात यहाँ पर है, ये है जी आपके पास स्टेटमेंट जो फिजिक्स की है। अब फिजिक्स की स्टेटमेंट देख के खुद बताओ क्या हो रहा है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, लेकिन देखें एक्सप्रेशन चेंज है, मतलब यही एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एक्सप्रेशंस भी सेम है। एक्चुअली स्टेटमेंट का जो तरीकाकार है बताने का, वो उन स्टेटमेंट की बुनियाद पर है जो लास्टली डिराइव किया गया। तो केमिस्ट्री में चूंकि ये डिराइव हुआ है तो वर्क डन इज नेगेटिव, और फिजिक्स में वर्क डन इज पॉजिटिव। थोड़ी सी बात और भी एहतियात से समझ लेते हैं। वो क्या? देखिए ये बड़ा एक कॉमन सेंस ही होगी। वो क्या? हरारत निकल रही है, लेकिन मैंने कहा किस शक्ल में? W की शक्ल में। तो जब भी हरारत निकलती है तो हम क्या कहते हैं कि वो रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को किससे शो करते हो? नेगेटिव से। तो बात यह है कि जब भी सिस्टम अपनी हरारत को निकाले, चाहे वर्क की शक्ल में क्यों निकाले, तो उसको आप नेगेटिव ही लोगे। और स्टेटमेंट आप कंसीडर करोगे क्या? कि डेल E इज इक्वल टू
Q माइनस W। और जब आप कहो वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है, तो फिर आप स्टेटमेंट जो लोगे Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस W। तो ये जी आपके पास फिजिक्स की एसच स्टेटमेंट है और केमिस्ट्री की एसच स्टेटमेंट है। आपने देखा सेम एक्सप्लेनेशन है, सेम एक्सप्रेशन है, उसको इस हालत में लिखें या इस हालत में लिखें, लेकिन W के साथ जो साइन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव है, जो कि इस स्टेटमेंट को, जैसे मैंने कहा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एतबार से एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी बनाते हैं। तो सेम थिंग है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस जरा आंखें खोल कर देखें। डेल ई चेंज इन एनर्जी में जब आप लिखोगे तो W माइनस, और Q यानी हीट गिवन टू द सिस्टम अगर आप पढ़ोगे तो W या वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, कोई क्वेश्चन इसके अलावा है तो मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अपना ख्याल करें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरों का फायदा भी हो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।